गरीब बहू पेट भरेगी। अरे रानी बेटा, तूने आज दाल चावल तो बड़े ही स्वाद बनाए हैं। मेरी रानी बिटिया जहाँ जाएगी सबका दिल जीत लेगी। अरे रानी बनकर रहेगी मेरी रानी। ये बात तो है, रानी अब खाने में सब कुछ बना लेती है। फिर चाहे दाल हो, चावल हो, रोटी हो, हर तरह की सब्जी बनानी आती है हमारी रानी को। तभी पड़ोस वाली रमा की एंट्री रानी के घर में होती है। अरे बड़े ही लंबे लंबे कसीदे गढ़े जा रहे रानी की तारीफ में। ऐसा क्या कर दिया आज आपकी रानी बिटिया ने? आइए भाभी जी, बैठिए बैठिए, आज बड़े दिनों बाद आना हुआ। अरे अब किटी पार्टी और शॉपिंग से हमको फुर्सत कहाँ है जो आपके इस गरीब खाने में हम आएंगे। वो तो कल नीतू के पापा बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, उसका न्योता देने आए हैं। आना नहीं भूलना। वैसे तो आप लोग कहाँ कोई भंडारा छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी पड़ोसी होने के नाते बुलाना भी तो जरूरी था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमा भाभी, आपने हमें बुलाया तो हम जरूर आएंगे। इतना कहकर रमा मटकते हुए चली जाती है। रमा के जाती ही रानी बहुत तेज नाराज हो जाती है। क्या है मम्मी पापा, आप लोग भी ना, मुझे बस आप दोनों की यही बात पसंद नहीं है। आज तक आप लोग उनकी सुनते आए। अरे पैसे वाले होंगे तो अपने घर की, मुझे तो अंबानी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम गरीब है तो गरीब सी, लेकिन किसी को हमारी बेइज्जती का कोई अधिकार नहीं है। तो ये था आशा और अशोक जी का घर, जिनके घर में पैसा तो ज्यादा नहीं था लेकिन आपस में प्यार बहुत था। उनकी प्यारी सी बिटिया रानी अब बड़ी हो चली थी और अब उन्हें भी एक अच्छे लड़के की तलाश थी। लेकिन बात वही है कि पैसे की कमी चलते वो एक ऐसा घर तलाश कर रहे थे जहां पैसे की डिमांड भी ना हो और उनकी बिटिया को खूब प्यार भी मिले। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है। और इधर गोयल निवास में उनकी बेटे रौनक के लिए उसके जोड़ीदार की तलाश बड़े ही जोरों शोरों पर है। हेमा जी किसी से गुस्से में फोन पर कुछ कह रही हैं। आइए हम भी सुन ले क्या कह रही हैं। नहीं नहीं पंडित जी, आपकी ये बात मुझे कुछ जमी नहीं। अरे आपको ये बात कहे हुए 1 महीना होने जो आया है, उसके बाद न तो आप आए न ही आपका कोई फोन आया। कम से कम फोन करके तो बता देते क्या अपडेट है। और इस बार मुझे कैसे भी करके इस सीजन में अपने बेटे को निपटाना है। तभी रौनक बोलता है, अरे पंडित जी को कह दो मेरी शादी की एक्सपायरी डेट पास आती जा रही है और आपको कोई ख्याल ही नहीं है। बेटा अब तो मुझे पोत बहू का मुंह दिखा दे जिससे मैं सीधा स्वर्ग जा सकूं। मेरी आंखें भी अब थक गई है। सुन रहे हो पंडित जी, यहाँ सब कितनी आस लिए बैठे हैं। हाँ जी, आप जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकालिए। अब मैं रखती हूँ फोन, अब आपसे मुलाकात घर पर ही होगी और उम्मीद है कि कोई अच्छा रिश्ता लेकर ही आप घर आएंगे। इधर राकेश जी भी हेमा पर भड़क जाते हैं। ये पंडित जी से ही बात कर रही थी ना हेमा जी? हाँ पंडित जी ही थे। क्यों, क्या हुआ? आप इतने भड़के हुए क्यों हो जी? अरे इन्होंने मुझसे भी 3 महीना पहले ही रौनक बेटे का किसी वैवाहिक पत्रिका में रजिस्ट्रेशन के बहाने पूरे 5,000 रुपए लिए थे। उसका क्या हुआ? आज तक कभी फोन तो नहीं आया पलटकर। अच्छा जी, अब बताओ भला, ये भी कोई बात हुई क्या? आप ना बहुत सीधे हैं। मैं आपसे हमेशा से यही कहती आई हूँ, अब वापस से फोन क्या करना जी। मैंने उनसे कह दिया है, अब तो 1-2 दिन में घर आएंगे तभी सामने बैठकर मुलाकात होगी। अगले ही दिन पंडित जी सुबह सुबह आते हैं। आइए पंडित जी बैठिए, मैं मम्मी जी और पापा जी को बुला कर लाती हूँ। तभी रौनक भी आ जाता है। अरे पंडित जी, कृपा कहाँ रुकी हुई है, कुछ तो उपाय बताओ। अरे हवन पूजा माँ यज्ञ भंडारा जैसे ही पॉसिबल हो मेरा ब्याह करवाओ पंडित जी। अरे बस यजमान, ये समझिए आपका समय आ गया है। तभी राकेश जी और हेमा जी भी वहां आ जाते हैं। पंडित जी, ये सुनते सुनते मुझे 2 साल का समय बीत गया। अरे बाजार में हमारी भी कोई इज्जत है? आप तो जानते ही हैं कि कितने बड़े लोगों के बीच हमारा उठना बैठना है। अब तो हर कोई सवाल करने लगा है कि तुम्हारे छोटे बेटे का रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। अब हम सबको क्या जवाब दे बताओ? अरे अब तो मैं टाइम से दुकान पर भी जाता हूँ, सुबह मंदिर भी जाता हूँ, जिससे सबकी नजर में आ सकूं। लेकिन अब कहाँ कमियां? तथास्तु भव बालक, पुराने पाप इतनी जल्दी धुलते नहीं। हेमा जी, राकेश जी, ये तो आप भली भांति परिचित है कि जो पहले रिश्ते आए थे उनमें आप लोगों ने जो डिमांड करी थी उससे आप लोगों की छवि समाज में गलत बन गई है। मैं पूरे प्रयास में लगा हूं कि कैसे भी करके आपके घर के लिए एक सुयोग्य कन्या का चयन किया जाए। अरे ये रौनक के पापा बता रहे थे कि आपने उनसे 5,000 रुपए लिए थे। वो किस बात के थे पंडित जी? जी, उसी बात पर आ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए यजमान। अरे मैं ना पूछती तो आप बताते भी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं उसी बात पर आ रहे हैं। आप लोगों की यही जल्दबाजी ना आपके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मम्मी पापा आप रुकिए ना, उनकी बात तो सुनिए। मैं आपके घर के लिए ऐसी कन्या का रिश्ता लेकर आया हूँ जो सर्वगुण संपन्न है, पढ़ने में अति होशियार, कढ़ाई बुनाई सिलाई में मेधावी है। आप कहें तो बात चलाऊं, यही हमारे शहर के रहने वाले हैं। लीजिए रौनक बाबू, फोटो देखिए। रौनक अपने हाथ में फोटो लेकर देखता है और रानी को बस देखता ही रह जाता है।
माल पानी कितना देंगे? नहीं यजमान, उनके पास बेटी रूपी गहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अरे पापा रहने दो ना, अब बहुत हुआ पैसा पैसा पैसा। अरे हम लोग अपनी तरफ से खर्च कर लेंगे शादी में। वहीं पास में खड़ी शिवानी भी चटकारे लेते हुए कहती है, अब देवर जी की ये उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर उनको पसंद है तो अब रिश्ते के लिए हाँ कह ही दो। और फिर पैसे का क्या है, वो तो हाथ का मेल है मम्मी जी। मुझे भी अपनी देवरानी का बड़े लंबे समय से इंतजार है। फिर रौनक का चेहरा देखकर राकेश और हेमा जी भी हाँ कह देते हैं और फिर वो रानी के घर उसका हाथ मांगने जाते हैं। रानी के छोटे से घर को देखते हुए पहले तो सब मुंह बनाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है जी। बस वही होता है जो होना होता है। लीजिए चाय पीजिए। चाय तो बड़ी ही बढ़िया बनी है। आपको तो अच्छी लगेगी ही, आज चीनी की चाय जो मिल गई है। नहीं माँ, समोसे खाकर देखो, वो भी एकदम बढ़िया है। घर पर बनाया है क्या? जी हाँ, रानी बिटिया ने बनाए हैं। शिवानी धीरे से हेमा के कान में फुसफुसाती है। मम्मी जी अब आप हाँ कह ही दो, देवर जी तो एकदम बावले हुए जा रहे हैं। और देखो तो सही, उनकी नजर रानी पर से हटी नहीं रही। फिर हेमा जी रौनक को आवाज लगाती हैं, रौनक बेटा जरा ठीक से बैठ जाओ। हाँ मम्मी। बातचीत के बाद रिश्ते के लिए हाँ कह दी जाती है और कुछ ही दिनों में रानी ब्याह कर गोयल परिवार की बहू बनकर आ जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। रानी जो इतने सपने संजोकर अपने ससुराल आई थी, सबने उसका बड़े ही हंसकर आदर सत्कार से स्वागत किया। लेकिन ये क्या, यहाँ भी वही जो हर इंडियन फैमिली की प्रॉब्लम है। हाँ वही जो आप समझे। अरे बहू दहेज में क्या क्या लाई हो? ये हाथ तो बड़ा ही हल्का लग रहा है हेमा। अरे एक लड़की थी, उनके भी दान दहेज जरा खोल कर देते तो बढ़िया लगता। अरे अब ठीक है ना, जैसा भी है उसके माँ बाप की निशानी है, उसके लिए कौन सा हमें पहनना है। और हमारे पास क्या खानदानी हारों की कमी है। अरे लाद देंगे ऊपर से नीचे तक अपनी बहू को सोने से। अपनी सास हेमा जी के मुंह से ये बात सुनकर रानी को बड़ा ही अच्छा लगता है। भाभी अब हमारे लिए क्या लाई है? अरे माना आपकी कोई सगी ननद नहीं है, लेकिन हम भैया की सगी बहन से बढ़कर हैं। अरे तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें, हम देंगे तुम्हारी भाभी की जगह। अरे हेमा, अब यही बातों में बैठी रहोगी कि बहू की पहली रसोई भी करवाओगी? उसे भी बैठे हुए बड़ी देर हो गई है। रानी अपनी पहली रसोई में सबको बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाती है। सब खीर खाकर बड़े ही खुश होते हैं। अब अगले दिन रानी के जेठ जो कि फिटनेस फ्रीक होते हैं, रानी को किचन में देखकर कहते हैं, अरे रानी, आज तो तुम बड़ी सुबह किचन में आ गई। घर में तो कोई अभी उठा भी नहीं है। अच्छा, अब तुम जाग ही गई हो तो मेरे लिए एक बढ़िया सा वेज रोल बना दो जो कि फुल ऑफ प्रोटीन हो। समझ गई ना तुम? और हाँ, थोड़ा जल्दी करना, मेरा जिम जाने का टाइम हो रहा है ना। रानी शर्म के मारे मना नहीं कर पाती और हाँ में सिर हिला देती है। अब रानी जल्दी से वेज रोल बनाने लगती है। वो मन ही मन सोचती है, यार ये वेज रोल तो रानी तूने कभी बनाया नहीं और तूने उन्हें हाँ भी कह दिया, अब क्या करेगी? वैसे खाना तो तू बड़ा ही अच्छा बना लेती है, तो फिर ये रोल कौन सी बड़ी चीज है? फिर रानी जल्दी से अपने जेठ जी को रोल बनाकर देती है। वाह रानी, तुम तो बड़ी होशियार हो। ऊपर से दिखने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं जरा टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना है। और सुमित जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखता है तो जोर से चीखता है, अरे ये क्या है रानी, इसमें तुमने क्या क्या डाल दिया है? बहुत गंदा लग रहा है। क्यों भैया, क्या हुआ? आपने बोला था ना वेज रोल में, तो मैंने फ्रिज में जितनी सब्जी थी वो सब इसमें डाल दी। बैंगन, पालक, मटर, मेथी और आलू, टमाटर, प्याज, शिमला भी तो डाले हैं। और हाँ भैया, पनीर भी डाला है। अरे रानी, लेकिन बैंगन और आलू पालक कौन खाता है रोल में? तब तक शिवानी भी वहां आ जाती है और सारी बात सुनकर हंसने लगती है। अरे रहने दो रानी, ये तुम्हारे बस की बात ना है। इसे ले जाकर डस्टबिन में फेंक दो। कितना सारा पनीर वेस्ट हो गया। ऊपर से मेरे डाइट का क्या होगा? अरे कोई नहीं, मैं अभी देखती हूँ, तब तक आप जिम होकर आओ। रानी को शिवानी की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब कुछ देर बाद घर के सब लोग जागते हैं। बहू, आज तो तुम मेरे लिए ब्रेड टोस्ट और चाय बना दो। और हाँ, चाय बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे तुमने अपने घर बनाई थी। रानी बड़ी ही खुशी खुशी सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन वो नहीं जानती कि ब्रेड टोस्ट कैसा होता है। उसने तो हमेशा अपने घर पर रस को ही टोस्ट बोलते देखा था। वो वही लाकर रख देती है। अरे रानी, पापा ने तुमको ब्रेड टोस्ट बनाने को कहा था, ये तुमने रस क्यों रख दिए? लेकिन भाभी, मैं तो इन्हीं को जानती हूँ। चलाओ किचन में, सिखाती हूँ तुम्हें। रानी शिवानी के पीछे चल देती है। क्या रानी, तुम्हें ये टोस्ट बनाना भी नहीं आता? अरे हाँ, मैं भूल गई, तुम्हारे घर पर कहाँ ये मशीनें होंगी। कोई नहीं, देख लो और सीख भी लो, क्योंकि अब मैं भी किचन से थोड़ा फुर्सत चाहती हूँ।
रानी को खाना बनाने का शौक तो बहुत था, ऊपर से उसे अपने ससुराल की किचन इतनी पसंद आई थी कि उसका मन करता कि वो पूरे दिन किचन में कुछ न कुछ बनाती रहे। लेकिन जो खाना उसे बनाना आता था वो तो यहाँ कोई खाता नहीं था। रानी एक दिन सबके लिए दाल, रोटी और चावल बनाती है। आज तो इन लोगों को अपने खाने के जाल में फंसा ही लूंगी। आज तो एकदम बढ़िया तड़का दाल, घी वाली रोटियां और भरवा बैंगन बनाया है। देख लेना रानी, आज तो तेरा जादू चल ही जाएगा। रानी सबके लिए जब खाना बनाती है तो उसे अपने ससुराल के इतने स्टाइलिश बर्तन में खाना बनाना नहीं आता था, तो बर्तन का बड़ा सा ढेर रसोई में इकट्ठा हो जाता है। तभी हेमा रसोई में आती है। अरे रानी, आज कितने लोगों का खाना बनाया हमारे घर में बेटा? कोई बाहर से भी आने वाला है क्या? नहीं मम्मी जी, सिर्फ घर वालों के हिसाब से ही बनाया है। ये इतनी लंबी बर्तनों की पहाड़ क्यों खड़ी कर रखी है? काम वाले कहीं भाग ना जाए देखकर, फिर अकेले ही घिसते पड़ेंगे तुमको बर्तन। शाम को रानी सबके लिए खाना लगाती है। वाह रानी, आज तो खाना बड़ा ही टेस्टी बना है। हाँ भैया, नया नया स्वाद है, शादी के लड्डू का भी और खाने का भी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन सुमित जैसे ही सब्जी का डोंगा खोलता है तो तेल देखकर बंद कर देता है, फिर दाल का पतीला खोलता है तो घी देखकर ढक देता है। अरे इतना ऑयल घी मैं नहीं खा सकता भाई। शिवानी, तुम्हें पता नहीं मैं कैसा खाना खाता हूँ? अरे अब मैं भी कुछ दिन की छुट्टी लूंगी कि नहीं किचन से, हैं? पूरे 5 साल हो गए काम करते करते। फिर अब रानी को भी तो सीखने दो ना इस घर के तौर तरीके। क्यों रानी, सही कहा ना? अरे बहू, खाना तो स्वादिष्ट है, लेकिन इतने मिर्च मसाले हमारे घर में नहीं चलते। मैं रात में इतना भारी खाना नहीं खाती। तू तो मेरे लिए जरा सा कस्टर्ड बना कर ले आ। अब रानी कस्टर्ड तो बनाए तब ना जब उसे कभी बनाया हो। वो परेशान होकर अपनी जेठानी शिवानी को आवाज लगाती है। शिवानी किचन में आती है। हाँ रानी, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? भाभी, वो माँ जी कह रही हैं कि कस्टर्ड बनाना है, लेकिन मुझे नहीं आता। आप बता दो ना जरा। उफ़ो, दूध में कस्टर्ड पाउडर डालकर घोल लो और उसे दूध में डालकर अच्छे से बॉईल कर लो। इतना बताकर शिवानी रसोई से मुस्कुराकर बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे पता था अब क्या धमाका होने वाला है। थोड़ी देर में रानी कस्टर्ड लेकर सास के सामने रखती है। अरे ये क्या है बहू, ये क्या बना दिया तूने? कस्टर्ड मम्मी जी, जैसे भाभी ने बताया ठीक वैसे ही बनाया। अरे ये तो हलवा है, हिल भी नहीं रहा, ना इसमें कोई फ्रूट है ना ड्राई फ्रूट। अरे ऐसा कस्टर्ड कौन खाता है? रानी, मैंने तुम्हें बताया तो था सही से, लेकिन तुमने ये कैसा बनाया तुम ही जानो। और कभी तुमने कस्टर्ड नहीं खाया क्या, जो तुम्हें ये भी नहीं पता कि कस्टर्ड कैसा होता है? भाभी, मुझे लगता है कस्टर्ड पाउडर की मात्रा में कुछ गड़बड़ हो गई है। और हाँ, मैंने ना कभी कस्टर्ड नहीं खाया। हेमा जी शिवानी की ये बात सुनकर कुछ तो समझ गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। कोई बात नहीं बहू, इसे किचन में ले जाकर रख दो, मैं इसे सुबह ठीक कर दूंगी। फिर 2 दिन बाद रौनक रानी से कहता है। रानी, आज मेरे दोस्त और उनकी वाइफ अपने घर आएंगे शाम को, तो तुम कुछ अच्छा बना लेना। और हाँ, अच्छे से तैयार भी हो जाना, जिससे उन्हें भी तो पता चले कि मेरी बीवी कितनी होशियार होने के साथ साथ सुंदर भी है। ठीक है रौनक जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही बना लूंगी। शाम को रौनक, उनके दोस्त अपनी बीवियों के साथ घर आते हैं। रानी, रानी कहाँ हो तुम? देखो जरा, ये सब आ गया है। लेकिन ये क्या, रानी ने तो एकदम रानियों की तरह भारी भरकम साड़ी और हील वाले सैंडल घर में पहन रखे थे, साथ में बालों में गजरा, कानों में बड़े बड़े झुमके डाल रखे थे, जिसे देखकर रौनक के दोस्त और उसकी बीवियां हंसने लगते हैं। रौनक को रानी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। रानी, सबके लिए पानी लेकर आओ। रानी सबके लिए पानी लाती है। बैठ जाओ रानी। इतना कहते ही रानी जमीन पर बैठ जाती है। अरे भाभी, आप जमीन पर क्यों बैठ रही हो? यहाँ ऊपर सोफे पर बैठो। अरे कोई बात नहीं भैया, मुझे आदत है जमीन पर बैठने की। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जमीन पर बैठना। ये देखकर सब और हंसने लगते हैं। रानी, सबके लिए बढ़िया सी चाय और ग्रिल सैंडविच बनाकर लाओ। जी ठीक है। जैसे ही रानी चाय बनाकर ला रही थी तो ऊंचे हिस्स के कारण वो गिर जाती है और सारी चाय वहीं फर्श पर फैल जाती है। और इतनी जोर की आवाज सुनकर हेमा जी और शिवानी भी बाहर आ जाते हैं। अब रौनक अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और रानी को खींचते हुए गुस्से से रूम में ले जाता है। यही रहो तुम यही रहने लायक हो। अब इस रूम के बाहर मत निकलना, समझी? मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जाने कहां फंस गया मैं तुझसे शादी करके। जैसे ही रौनक अपने रूम से निकलता है, शिवानी रौनक से कहती है,
कहा था ना देवर जी, शादी का लड्डू नया नया है। उतर गया ना सारा भूत। अरे नाम रानी होने से कुछ नहीं होता देवर जी, गुण तो सारे नौकरानी वाले हैं। शिवानी की ये सारी बात हेमा जी सुन लेती हैं, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए वो चुप रहती हैं। सबको विदा करने के बाद हेमा जी रानी के कमरे में जाती है। रानी बहुत जोर से रो रोकर अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। माँ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये पैसे वाले लोग, इनका खाना पीना तौर तरीका सब कुछ अलग है। मुझे यहाँ कोई कुछ बताने वाला सिखाने वाला नहीं है। हर वक्त दिल में एक डर सा लगा रहता है। अरे बेटा परेशान ना हो, मैं आऊंगी तुझसे मिलने, तो दुखी ना हो। माँ यहाँ सब ऐसी ऐसी चीजें बनाने को कहते हैं जो हमने कभी सुनी ही नहीं। आपने जो सिखाया वो यहाँ कोई खाता ही नहीं। रानी की बातें सुनकर हेमा जी को अपना समय याद आ जाता है कि कैसे वो भी एक गरीब परिवार से यहाँ ब्याह कराई थी। वो कमरे के अंदर आती हैं। हेमा जी को देखकर रानी सकपका जाती है। अरे परेशान ना हो रानी, मैं हूं ना तुम्हारी दूसरी माँ यहाँ। अब कल से मैं तुम्हें पूरा हेल्प करूंगी किचन में, फिर कुछ ही दिनों में तुम परफेक्ट हो जाओगी। फिर हेमा जी शिवानी को आवाज लगाती है। जी मम्मी जी, मैंने तुम्हारी बातें सुनी जो तुम रौनक को कह रही थी। क्या ये बातें तुम्हें शोभा देती है? अरे तुम्हें देवर का घर बसाने में सहयोग करना चाहिए, लेकिन तुम तो बसा बसाया घर उजाड़ रही हो। भूल गई कि मैंने इस घर में तुम्हें हमेशा बेटी की तरह रखा और सारा काम सिखाया। जी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। अब कल से हमें रानी को सारा काम सिखाना है। फिर क्या, अगले ही दिन से तीनों सास बहू अपनी अपनी कमान संभाल लेती हैं और कुछ ही दिनों में रानी एक परफेक्ट बहू और बीवी बन जाती है।